सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं BPCC 101 की मनोविज्ञान एक परिचय बुक को पहला यूनिट खंड एक करने। सो मनोविज्ञान एक परिचय के खंड एक में मनोविज्ञान की उत्पत्ति इकाई 1 एंड मनोविज्ञान की प्रवृत्ति और क्षेत्र इकाई 2 है। ये सब मेरा लिखा हुआ है, उसको चिंता मत कीजिएगा। खंड एक मनोविज्ञान की प्रकृति। सो खंड एक में मनोविज्ञान की उत्पत्ति पूरा दिया गया। मनोविज्ञान के परिचय परिचय में दिया गया है मनोविज्ञान के संबंध मानव जीवन के लगभग हर पहलू से है। मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव व्यवहार पक्ष से संबंधित है और शायद यही कारण है कि हर किसी को मनोविज्ञान के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। दूसरी ओर मनोविज्ञान के बारे में लोग कोई गलत धारणाएं और भातियां भी है। मतलब वो जो होती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान को सरोकार केवल असामान्य लोगों से है और कुछ लोगों को लगता है कि मनोविज्ञान केवल उनको देखकर या उनके चेहरे के भाव भावनाएं होना चाहिए, लेकिन भंगिमाएं लिखा है देखकर ही उनके मन की बातें जान लेते हैं। कि सो मनोविज्ञान का थोड़ा सा परिचय कि मनोविज्ञान क्या होता है, क्योंकि आप लोग में से जो लोग भी 12th में साइकोलॉजी पढ़े होंगे उनको ये सब की अभी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको पहले से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न कार्य में सक्षम हो गए मनोविज्ञान की परिभाषित कर सकेंगे। यही आगे चल के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दृष्टिकोणों का वर्णन कर सकेंगे। हाँ, मनोविज्ञान की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अलग अलग लेखकों द्वारा कई तरीकों को परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान इस बात पर बहस करते हैं कि मनोविज्ञान के केंद्र मन, चेतना या व्यवहार किसको होना चाहिए। आइए हम इसे कैसे मनोविज्ञान की परिभाषा को पिछले कई वर्षों में एक लंबा सफर तय किया गया है। जब वैज्ञानिक जब मनोविज्ञान बहुत नई एक तरीके की सब्जेक्ट है, जब ये निकला तो कईयों ने पहले बोला कि ये आत्मा का मनोविज्ञान है। मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ थोड़ा। ये प्रारंभिक परिभाषाएं में यही लिखा हुआ है, अर्ली डेफिनेशंस में यही लिखा गया है। पहले शुरुआत में इसको मन का विज्ञान कहा गया, फिर आत्मा का विज्ञान कहा गया और फिर एकदम लास्ट में आकर के इसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया। पहले जब लोगों ने चेतना के बारे में इसे परिभाषित किया तो इसमें ऐसे लिखा कि चेतना हमारे आसपास की परिस्थितियों और चीजों के बारे में सचेत और जागरूक बनाती है। ये परिभाषाएं भी अब अप्रचलित हो चुकी है और इसे निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि चेतना का अलग अलग जगह लोग पुष्टि नहीं हो जा रहा था। साइकोलॉजी में इसको एकदम परफेक्ट नहीं माना जा रहा था। तो अब देखते हैं करेंट डेफिनेशन। हिलगार्ड, एटकिंसन एटकिंसन ने मनोविज्ञान के समय के साथ बदलती परिभाषाओं को विलियम जेम्स ने शुरू करके कैथेक क्लास और जॉन मिलर 1970 सोचो कितना भी नया है, लगभग लगभग 50 साल पहले अब संकलित किया है। बग्गा और सिंह ने वुडवर्थ और मन के निम्नलिखित क्रम से दो परिभाषाओं को संदर्भित किया। किसी व्यक्ति को अपने वातावरण के संबंध में किए गए क्रियाकलापों को वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। आप पैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो परिभाषा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने का क्षेत्र ही मनोविज्ञान कहलाता है। पहले तो आप ये भी आप कह सकते हैं, ऐसे तो सिंपल यही है, आपको बस इतना याद रखो। मनोविज्ञान आज व्यवहार के वैज्ञानिक पड़ताल के साथ व्यवहार के दृष्टिकोणों को चिंतित और पहले भी मनोविज्ञान के अनुभव के रूप में निपटाया था। तो मनोविज्ञान की कुछ कुछ बातें होंगे, कौन कौन कैसी कैसी परिभाषाएं दिया। मॉर्गन ने सोचिए 1986 में दिया, मतलब कितना नई लोगों ने दिया है। मनोविज्ञान मनुष्य और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। इसमें मानवीय समस्याओं के लिए इस विज्ञान को अनुप्रयोग शामिल है। जो जानवर लोग भी, जानवर की भाषा क्योंकि अभी तक इंसानों को नहीं समझ में आई है, उन लोग को भी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कब उनको कैसा व्यवहार हो सकता है, कब वो आक्रामक एग्रेसिव हो सकते हैं, कब वो सैड हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और जो आपको परफेक्ट लगे आप उसे याद करें, मैं ऐसे ही प्रीफर करूँगा आपको। व्यवहार की व्यवहार की प्रवृत्ति और लक्षण, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या बिहेवियर, सॉरी बहुत छोटा छोटा लिखा था ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर दिमाग लगाना, ध्यान और दिमाग दोनों लगाना। व्यवहार एक व्यापक शब्द और जटिल गोचर है, मतलब जो दिमाग में समझना थोड़ा मुश्किल है। गोचर का मतलब, इस खंड के अध्याय में हम व्यवहार की प्रवृत्ति और लक्षणों पर चर्चा करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार व्यवहार वह सब कुछ या कुछ भी है जो एक मनुष्य को जंतु मनुष्य या जंतु करता है, जिसे किसी तरह से देखा जा सकता हो। दूसरे शब्दों में व्यवहार, यहाँ से निशान लगा हुआ है। व्यवहार में जीवों की वे सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। व्यवहार का अर्थ केवल शारीरिक गति संचलन से नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं भी शामिल हो सकती है। जैसे कि भावनाएं, अभिव्यक्ति, विचार, संवेग और अन्य सभी आंतरिक, शारीरिक एवं अप्रत्यक्ष तौर पर मापा जा सकता। मानसिक क्रियाएं, सॉरी, जिसे सीधे तौर पर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर से मापा जा सकता है। जैसे कि लोग क्या कहते हैं, मुखर व्यवहार क्या करते हैं, शारीरिक व्यवहार, और कैसे वे विभिन्न समस्याओं के स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम मानव व्यवहार के कुछ सामान्य विशेषताओं पर विचार करेंगे, जैसे कि परमेश्वरन और बीना। सोचिए 1988 और 2022, मतलब सोचिए आप लोग सब पैदा हुए होंगे तब, जो अभी पढ़ रहा है हो सकता है कुछ ना भी हुए हो। व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है, तो इसमें दिया रहेगा व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरणिक, पूर्ण अनुभव, मतलब जो होता है कि आपके परिवार द्वारा सिखाया जाता है, आसपास के नेचर द्वारा सिखाया जाता है। और जैसे बिल्ली को देख के बचपन में डर लगना, छिपकली, कॉकरोच, ये सब से भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। व्यवहार में जटिलता में भिन्नता, बहुत सारी चीजें मुश्किल होती है, बहुत सारी चीजें आसान होती है। कोई कुत्ता से डरता है तो कोई कुत्ता से प्यार करता है, बहुत फ्रेंडली होता है। तो इसी में बता रहा है, जो चीज़ पहले बिल्ड हो जाती है माइंड सेट में, वैसे ही आपका माइंड हो जाता है। अगर उसको थोड़ा सा पढ़ के समझा है तो व्यवहार एक कलम उठाने जितना आसान भी हो सकता है, और एक दोस्त को पुकारने और छींकने जैसे अनैच्छिक प्रतिक्रिया इत्यादि। कुछ भी अन्य प्रकार के व्यवहारों में नियत कौशल शामिल होते हैं, जो कि एक अवधि में आदत बन जाता है, जैसे कि गिटार बजाना, साइकिल चलाना आदि। इसके अलावा कुछ अन्य व्यवहारों में जटिल गतिविधियां शामिल है, जैसे कि किसी कार को ठीक करना, चंद्रमा पर यान उतारना, लड़ाकू विमान उड़ाना, चट्टान का चढ़ना आदि। जैसी गतिविधियां अत्यधिक जटिल व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में कुछ प्रकार के होते हैं। व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों में दो समूह होते हैं, जो व्यक्ति को संबोधित है, जो पर्यावरण से संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के साथ ही साथ एक समूह के लोगों का व्यवहार दूसरे समूह के लोगों के व्यवहार से भी भिन्न हो सकता है। जैसे क्लास में एक ग्रुप अलग सोचता है, एक ग्रुप अलग सोचता है, उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सभी अपना अलग अलग दिमाग चलाते हैं, सीधे तौर पे। ऐसा आप समझ जाइए, बस यही वो समझाना चाह रहा है। और व्यवहार में समानता है, हो सकता है यार तुम्हारी दोस्ती हो जब किसी से, तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में कुछ समानताएं होती हो, जैसे खाना पीना, गेम खेलना, पढ़ना। जैसे तुम्हारे दोस्त और तुम दोनों ने एक सब्जेक्ट लिया हो, ये सब समानताएं होती है। एक जैसा ड्रीम, एक जैसा एम, सो एक जैसी गाड़ियां पसंद होना, ये सब समानता होती है। व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। मानी बात है, अगर आपका व्यवहार अभी झटके से उठने का है, तो उसका मतलब हो सकता है आप पानी पी रहे हो, या आपको कोई इमरजेंसी हो, आपका फ़ोन कॉल हो, आप कोई मैसेज देखना चाह रहे हो। अभी भी आपका व्यवहार एक वीडियो देख रहा है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में अच्छा नंबर लाना हो या कुछ सीखना हो। व्यवहार काफ़ी हद तक परिवर्तनशील होता है। जो व्यवहार हर बार आप करते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप वही व्यवहार करो, हो सकता है थोड़ा डिफरेंस भी हो जाए। यही लिखा है कि हर बार डिफरेंस हो सकता है आपको, जैसे हर बार मैथ में कठिनाई नहीं होगी, हर बार फिर मैथ भी इजी होने लग जाती है।
व्यवहार में स्थिरता भी दिखाई देती है। बहुत सारे व्यवहार, पानी पीना तो आप इजीली पानी पियोगे, सोने के समय तो आप सोओगे नहीं, ये नहीं 2 बार चिल्लाओगे फिर अगले दिन 3 बार चिल्लाओगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो व्यवहार एकीकृत समीकृत होता है। बिहेवियर इज इंटरेक्टेड। अच्छा, चलो इसको हम थोड़ा सा पढ़ा जाए। जैसा कि पूर्व लिखित है कि मानव व्यवहार बहुत से कारकों और कई प्रकार के उद्देश्यों से प्रभावित होता है। प्रत्येक मनुष्य दैहिक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य होते हैं। हर मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनुभव को गुजरता है। इन सब के बावजूद व्यवहार हमेशा एक क्रम और उद्देश्य के पदानुसार को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति के रूप में व्यवहार करता है और विभिन्न उद्देश्यों, अलग अलग सीखों और विभिन्न प्रकार के प्रभावित करने वाले कारकों के संगठन को इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप व्यवहार को एकीकृत परिलक्षित किया जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा, तो हम आपको आप क्या समझाए। इसमें मेनली जो कहा जा रहा है कि हर मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरता है। सो लोगों के व्यवहार बिल्ड मतलब बिहेवियर अलग अलग होने की संभावना हमेशा ही रहती है। मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास, अब देखो ये जो ऐतिहासिक विकास है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाता है इससे आंसर, मतलब क्वेश्चंस आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान का उद्भव 1870 के दशक का है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द को ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या साहस, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन। 19वीं सदी के पहले साइकोलॉजी शब्द आम उपयोग में नहीं था, और मनोविज्ञान का क्षेत्र वास्तव में 19वीं सदी के मध्य में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बन पाया। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें सिद्ध करना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट एक वैज्ञानिक तौर पे है। अब हिंदी को ये तो बोल नहीं सकते विज्ञान का सब्जेक्ट है। सो 1879 में, अभी थोड़ा सा मेरा भी है, 89 80 89 90 होता है ना, 88 1879 भूल जाते हैं। 1879 मनोविज्ञान का स्वतंत्र अकादमिक अनुशासन के रूप में उभरा जब जर्मनी के प्रोफेसर विलियम वुड्स ने जनवरी के लीपजिग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। बोल्स के अनुसार वुड्स एक प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर थे और अपने करियर में शुरुआत में उन्होंने 19वीं सदी में कुछ महान शारीरिक विज्ञानियों विज्ञानियों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनोविज्ञान के बौद्धिक जड़ दर्शन शास्त्र और शारीरिक क्रिया के विज्ञान से समागम है। वुड्स को पारंपरिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक या पिता के रूप में जाना जाता है। ये दिमाग बात में डाल लेना, कभी भी आगे चल के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन मनोविज्ञान के फादर ऑफ साइकोलॉजी है। तो विलियम वुड्स, ऐसे वुड्स भी कह सकते हो, ऐसे विलियम वुड्स भी कह सकते हो। विलियम वुड्स देखो यहाँ लिखा हुआ है 1879 के एक वर्ष उल्लेखनीय वर्ष के रूप में देखा जाता है। ये जो इस बकवास है, ये पहले मनोविज्ञान विशेषताओं को डिग्री प्राप्त होना संभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले कहीं पर भी कोई आधिकारिक मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान विभाग नहीं था। वुड्स ने मन की संरचना का अध्ययन करना शुरू किया और जिससे तत्कालिक अनुभव, चेतना, व्यक्तिपरक अनुभव और विषय वस्तु को प्रतिक्रियाएं जैसे संवेदनाओं, विचारों, भावनाओं और संवेगों को संदर्भित किया। ठीक है, सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, दिख रहा होगा। सो आप लोग भी कर लीजिएगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि ये जो सिद्ध है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पेपर में आते आता है। उसको थोड़ा सा समझने की बात है कि इसमें कैसे सिद्ध किया गया कि ये मनोविज्ञान एक विज्ञान है। सो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन क्या यह भी वैसा ही विज्ञान है जैसा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र, या कुछ अलग तरह का विज्ञान है? इस खंड में हम विज्ञान के कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। अब हम विज्ञान की प्रवृत्ति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में समझेंगे। विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो सावधानीपूर्वक किए गए प्रेरणाओं और घटनाओं को मापन के माध्यम से इकट्ठा की गई सूचनाओं पर आधारित होता है। विज्ञान क्रमिक प्रेरणाओं पर आधारित ज्ञान एक दृष्टिकोण है। ये विज्ञान के बारे में भी बताया जा रहा है। विज्ञान एकमात्र उद्देश्य भौतिक संसार के वस्तु और घटनाओं को वर्गीकृत करना, समझना, एकीकृत करना है। ठीक है,
विज्ञान के लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। सर्दी लग गई है थोड़ी सी। विज्ञान घटनाओं और अवलोकन मुख्य रूप से वर्गीकृत करने और सामान्य सिद्धांतों और कानूनों का वर्णन करने। बकवास। अब है, ये सब बात है कि विज्ञान में देखो तीन चार चीजें होती है। पहला, समझना, उल्लेखित करना मतलब उसको डिफाइन करना, और मापन उसका मैनेजमेंट करना, और उसके एक सिद्धांत देना। मतलब ये सिद्धांत पारंपरिक रूप से ऐसे ही चलता है और हर चीज पे ऐसे लागू होगा। वही सब चीजें दी हुई है यहाँ पे, जिसको आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम शब्दों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टर्म समझा दे रहे हैं मोटा मोटा। सावधानी पूर्वक परिभाषा शब्द विज्ञान के स्पष्ट सोच को मूलभूत आवश्यकता मनोविज्ञान की प्रेरित। रुको, हम थोड़ा सा रुको। शब्दों की परिभाषा, व्यवहार जो अत्यधिक जटिल होता है, आसानी से नियंत्रित नहीं है, यह भौतिकी और रासायनिक पदार्थों के प्रतिक्रियाओं की तुलना में बहुत ही अप्रत्यक्षशील प्रतीत होता है, जबकि अन्य विज्ञान मनुष्य के आसपास की चीजों और जांच करते हैं। मनोविज्ञान सब मनुष्य का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक शोध में उपयोग की जाने वाली प्रविधियों में प्रेषण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रयोगशाला प्रयोग और सांख्यिकी विश्लेषण शामिल है। इस प्रकार मनोविज्ञान का वैज्ञानिक जांच के समूह को सबसे छोटे सदस्य के तौर पर सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, भूगोल, इतिहास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय शामिल है। ठीक है। अब स्वमूल्यांकन 2 में जो जो चीज दिया गया आप लोग उसको कर लीजिएगा। सार संक्षेप, प्लेट ऑफ सम अप, इकाई अंत, प्रश्न। हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कौन किसका आंसर किस पेज पे है। सो विज्ञान की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करना है। सो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, सो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ गई यार? यहाँ पे मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास और उत्पत्ति यहीं पे है, इसी को आपको करना है। व्यवहार की प्रकृति और विशेषताओं पर विस्तृत विवरण दे। तो इसमें आपको करना है व्यवहार की प्रकृति और विशेषताएं, यही है। ठीक है। मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें। ऐतिहासिक विकास ये रहा। ऐसे उत्पत्ति जो है वो फ्रंट पहले वाले पेज का भी आप ले सकते हैं। प्रारंभिक परिभाषाएं और परिचय में से भी हम ये भी बात भूल गए। विज्ञान की विशेषताओं का वर्णन हो गया यार। नहीं, विशेषताएं। विशेषताएं में भी वही जाएगा, प्रकृति और विभिन्न। ठीक है। क्या हम मनोविज्ञान को विज्ञान मान सकते हैं यार? ये अभी चीज जो तुम लोग को पढ़ा है विज्ञान, मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में, इसको भी आप। अब अपन लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं इकाई 2 मनोविज्ञान की प्रवृत्ति और क्षेत्र। ये थोड़ा सा लंबा है, लंबा तो सभी कुछ है, खत्म तो करना है आप लोग को। मनोविज्ञान इसका अन्य क्षेत्र, मनोविज्ञान इसका अन्य क्षेत्रों विज्ञानों से संबंध, इट्स रिलेशन टू अदर फील्ड साइंस, साइकोलॉजी। अब इसमें मेनली आपको सीन समझाना है कि इससे कितने क्षेत्र है। ठीक है, कितने क्षेत्र है जिसको आपके बारे में अभी पता भी नहीं होगा। बुक पढ़े होंगे तो शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। कभी कभी दुनिया के समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्रकृति आपदा के बारे में, मानव निर्मित आपदाएं आदि इत्यादि व्यापक और गंभीर होती है। ये कोई भी एक या दो विज्ञान के विषय ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को मिलकर सामूहिक रूप से ऐसी समस्या को निपटाना होगा। इसे ट्रांजैक्शनलिज्म के रूप में जाना जाता है।
विभिन्न विषयों पर परिणामों और पारंपरिक अंतक्रियाओं के फलस्वरूप ज्ञान के नए क्षेत्रों का उद्भव हुआ। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स इत्यादि ऐसे विषयों का उदाहरण है। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति और उसके क्षेत्र। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में मानव व्यवहार को परिस्थितियों के संदर्भित के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के परिचय में भी अध्ययन करता है। ये जो चीज है, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भर भर के पूछता है। ठीक है। एक मूल या अकादमिक शाखा, मोटे तौर पर सभी विज्ञानों की दो शाखाएं होती है, एक मूल या अकादमिक शाखा और दूसरा अनुपयुक्त और अल्पाइड शाखा। मूल या अकादमिक शाखा का विकास अकादमिक जिज्ञासा या एक प्रश्न का परिणाम है। जैसे न्यूटन ने पूछा, सेब जमीन पर ही क्यों गिरता है? इस प्रश्न में गुरुत्वाकर्षण कर्षण के सिद्धांत को जन्म दे। दूसरी अल्पाइड शाखा अकादमिक शाखा से शोध से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर व्यवहारिक दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की विधा है। परमसुरन और बीमा के अनुसार मनोविज्ञान के मोटे तौर पर सामान्य मनोविज्ञान और विभेदन मनोविज्ञान में वर्गीकृत किया गया। अब ये लोग अपने अपने डेफिनेशन दे रहे हैं कि किसमें मनोविज्ञान को बांट सकता है। सो लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दी है, लेकिन मनोविज्ञान का पारंपरिक। अब आता है मनोविज्ञान के पारंपरिक विभाजन। इसमें बस दो शाखा में बटी, जो कि है प्रायोगिक शाखा और गैर प्रायोगिक शाखा। और अब आता है मनोविज्ञान का उपक्षेत्र। ये बस आपको बस सुनना है, और जिसके बारे में आपको बस शब्द से पता चल जाएगा कि वो किस चीज में है। और अगर आप जानना चाहें तो आप बुक पढ़ सकते हैं। जैव मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक, सांस्कृतिक, प्रायोगिक, लैंगिक, अधिगम, व्यक्तिगत, शारीरिक और संवेदना और प्रत्यक्ष मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, नैदानिक मनोविज्ञान, ये सब इसके थोड़े बड़े बड़े हैं। सामाजिक विज्ञान में देखा जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान को इस क्षेत्र में में काम करता है, एक सामाजिक संदर्भ में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और राय को मापने और मानकीकृत तकनीक विकसित करते हैं, जिसमें ये पता चलता है व्यक्ति एक सोशलाइज कितना हो पाता है, कैसे हो पाता है और क्या सोचता है एक सामाजिक स्थिति के बारे में। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें आता है जो एमफिल करता है, एमए करता है, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है वो, इसमें लोग एज अ ट्रीटमेंट दे पाते, थ्योरी दे पाते हैं, कंसल्ट कर पाते, लेकिन कभी मेडिसिन नहीं लिख पाते इसमें। सामुदायिक मनोविज्ञान, जिसमें बहुत सारे लोग के ऊपर टेस्ट कर दिया जाता है, जो आपका इग्नू को प्रैक्टिकल में भी होगा। उपभोक्ता मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, शिक्षक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल टेस्ट में होता है, जैसे वाइवा में परखा जाए। और एर्गोनॉमिक्स, औद्योगिक संगठन मनोविज्ञान, जिसमें उद्योग में देखा जाता है कि जो लेबर है, जो स्टाफ है, वो एज अ कंपनी में क्या सोचते हैं, कैसे बॉस की छवि देखता है। चिकित्सा मनोविज्ञान, जिसमें लोग दवाई दे सकते हैं मेंटल कंडीशन देखते हुए, वो होता है चिकित्सा मनोविज्ञान। इसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, और उसमें आप बीए, एमए और एमफिल करके बन सकता है। फॉरेंसिक मनोविज्ञान, इसमें देखा जाता है मेल व्यवहार, विकास, मूल्यांकन और उपचारों में पेशेवर रूप से माहिर होता है। जो भविष्य आतंकी खतरों, फॉरेंसिक जो गुप्त रूप से देखा जाता है मन में किसी के, ऐसा तो नहीं है जो आगे चल के एज अ टेररिस्ट या कुछ नक्सलवादी या देश विरुद्ध कुछ काम कर जाए। सैन्य मनोविज्ञान में ये अभी बहुत नई शाखा है, जिसमें लोगों को देखा जाता है कि लोग कितने तनाव में कैसे एक्शन ले सकता है। अब बहुत सारे लोग मनोविज्ञान में, खेल मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान और पारंपरिक और आधुनिक। कई सारे लोग विज्ञान में भारत में बहुत पारंपरिक सोच भी रखते हैं और बहुत आधुनिक सोच भी रखता है। भारत में मनोविज्ञान का पहली बार 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में शुरू किया गया। स्वतंत्र तौर पर मनोविज्ञान विभागों ने कार्य करना स्वतंत्रता के बाद ही शुरू किया। पारंपरिक वर्षों के दौरान प्रायोगिक मनोविज्ञान को बहुत प्रासंगिकता दी गई। मनोविज्ञान को ज्ञान में बढ़ावा देने के आगे बढ़ाने के फैसले का उद्देश्य लिए भारतीय मनोविज्ञान संघ की स्थापना 1924 में की गई। उसमें एक साल के बाद इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान शोध पत्रिका के इसका अनुसरण किया।
40 के दशक के उपरांत भारत में अनुप्रयोगात्मक अल्पाइड मनोविज्ञान का महत्व मिला, जो कि था प्रायोगिक शाखा और नॉन प्रायोगिक शाखा वही। सो इकाई अंत के प्रश्न आप इस बार हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर का पेज कौन सा पेज नंबर पे है, और अगर आप लोग को नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। कमेंट आपके लिए बॉक्स हमेशा के लिए खुला है, आप बता सकते हैं कि एक एक पेज करके पढ़ाना सही है, एक साथ पूरे बुक को जैसे बोथ पेज को जैसे भी पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाना सही है। आवाज, वॉइस, वीडियो क्वालिटी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, वो सब चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो आप लोगों का डाटा एकदम खर्चा हो जाएगा। और अब हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेके मिलेंगे खंड 2 प्रशिक्षण में, प्रिस्क्रिप्शंस में। सो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। जैसे भी हो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, इससे मुझे पता चलता है वीडियो में क्या सुधार करना है और क्या सुधार नहीं करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दुआ सलाम, टाटा बाय बाय।